हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में। यूनिट नंबर 5 या चैप्टर नंबर 5 एक ही बात है। सामाजिक विषमता और उनके बहिष्कार के स्वरूप कैसे थे उसके बारे में जानेंगे। सामाजिक विषमता के बारे में आपको पता ही होगा, यानी कि जो सामाजिक रूप से असक्षम है, जिनको हम पिछड़े हुए लोग कहते हैं, ST SC OBC, महिला, ये सब लोग। ठीक है। और विषमता तो ये हो गई, और बहिष्कार कैसे करते हैं हम उन लोगों का। ठीक है, वो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है? समाज ही तो है। और बहिष्कार किया हुआ है उन लोगों को जिनके बारे में हमको पता है, ST SC OBC और महिला, इन लोगों का बहिष्कार भी हुआ पड़ा। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई ये कैसे जो है काम करता है, सामाजिक विषमता। और दूसरा क्या है यहाँ पे? बहिष्कार। ठीक है, शुरू करते हैं। यहीं से ही शुरू करेंगे, वहाँ तो कुछ है नहीं वैसे, बस एग्जांपल्स आपको मतलब थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इंट्रोडक्शन में, बाकी वो सब हम पढ़ ही लेंगे आगे जाके। अभी शुरू करते हैं। सामाजिक विषमता और बहिष्कार सामाजिक कैसे है। पहले तो आपको ये बताएगा, सिद्ध करेगा, जैसे कि एविडेंस दे देते हैं ना हम अदालत वगैरह में, कोर्ट में एविडेंस दे के हम प्रूफ करते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 एविडेंस दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है सामाजिक विषमता सामाजिक कैसे है। ठीक है। जो समाज में जो हम विषमता फैला रखी है हमने, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, हम बहिष्कार की बात करते हैं कि भाई कुछ समाज तो ऐसे हैं जो कि समाज से अलग ही रहते हैं, बाकी जैसे कि हमारा नॉर्मल लोग रहते हैं, उन सभी से वो लोग कुछ अलग है। ठीक है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो सिद्ध कैसे किया जाएगा कि भाई वो सामाजिक है, यानी कि वो लोगों के द्वारा बनाया गया है, समाज ने ये वो सब गंदगी फैलाई है, उसको सिद्ध कर रहा है ये। तो पहला कह रहा है कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि वे व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंधित है। ठीक है, व्यक्ति से नहीं है, समूह से संबंधित है, इसलिए वो सामाजिक है। पहली बात तो यानी कि एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, उससे बहुत सारे लोगों ने मिलके उसकी रचना करी है। दूसरी बात, ये सामाजिक है क्योंकि ये आर्थिक नहीं है। और दूसरी बात क्या बोल रहा है कि ये आर्थिक है, आर्थिक नहीं है। हम किसी भी समाज को आर्थिक रूप से नहीं देखते। अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था आपको पता ही होगा, या छुआछूत की बात करते हैं हम, बहिष्कार की बात करते हैं, विषमताओं की बात करते हैं, आर्थिक आधार पे नहीं करते हम करते हैं उनकी सामाजिक आधार पे। ठीक है, समाज कहता है कि भाई ये पिछड़ा हुआ है। अब बेशक एक ST SC का बेटा IAS ऑफिसर या IPS बन जाए तो भी वो पिछड़ा हुआ ही रहेगा। ठीक है, उसकी जो जाति होगी वो सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। उसका मतलब यहाँ पे ये है कि आर्थिक रूप से बात हो रही है यहाँ पे, आर्थिक रूप से बात नहीं हो रही है, सामाजिक रूप से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात क्या कह रहा है? ये व्यवस्थित और संरचनात्मक है, अर्थात सामाजिक असमता का एक निश्चित स्वरूप है, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर्ड है, बना हुआ है, इसका एक रूप है, देखने को मिलता है कि हाँ ये ऐसे इस तरीके से काम करता है। भारत में कोई भी लोग आते हैं उनको पता है कि भारत में अनटचेबिलिटी है, भारत में छुआछूत है, भारत के लोग जो है एक दूसरे से घृणा करते हैं, और यहाँ पे दुनिया भर के समुदाय एक साथ रहते हैं। तो ये क्या है, बहुत सारी बातें हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है कि भाई ये ऐसे इस तरीके से काम करता है। हमारा संविधान भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, उन सब चीज़ों को याद रख के। सामाजिक विषमता, इसके बारे में बता रहा है कि भाई धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन का दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। ये देखो, सामाजिक विषमता क्या होती है? सामाजिक विषमता में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि अ, समाज में कोई ग्रुप तो ऐसा है जो कि बहुत पैसे वाला है। ठीक है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, दुनिया भर के पैसे हैं, और मतलब वो बांटना शुरू करेगा तो ख़त्म भी नहीं होगा, इतना पैसा है उसके पास। ठीक है, उसके पास हर एक चीज़ जो चाहिए ना उसे, ज़रूरत की हो या फिर मज़े के लिए हो, ठीक है, वो सब चीज़ें उसके पास है। जैसे कि धन है, संपदा यानी कि ज़मीन है, उसके पास अच्छी पढ़ाई है, वो बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकता है, अमेरिका में जाके, कोलंबिया में जाके पढ़ाई कर सकता है, कहीं पे भी। ठीक है, स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा क्योंकि पैसे है उसके पास, भाई अगर कोई दिक्कतें आती है तो वो जो है अपने ऊपर पैसा लगा सकता है। और शक्ति उसके पास होगी, जिसके पास पैसा है उसके पास शक्ति भी है, सत्ता भी है। एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरा समूह है जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, उसको हम क्या कह रहे हैं? अछूत कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं पिछड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको। उसके बाद उदाहरण के लिए एक संपन्न परिवार का व्यक्ति अपनी आर्थिक पूंजी के जरिए महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है ना? ये वही बात बता रहा है जो मैंने आपको बताई है अभी।
उसके अलावा यहाँ पे 3 सिद्धांत दिए हुए हैं स्तरीकरण के। ठीक है, स्तरीकरण मतलब जो हमने एक लेवल बना रखा है ना कि भाई ये जो है गरीब है, ये मिडिल क्लास का है, और ये अमीर व्यक्ति है, तो ये स्तर की उसके बारे में यहाँ पे बात करेगा। सबसे पहले ये कह रहा है सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विविधता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता भी है, यानी कि विशेषता के बारे में बता रहा है कि जो स्तरीकरण है वो समाज की विशेषता भी है, विशिष्टता भी है, यानी कि वो समाज को कुछ अलग दिखाता है, कुछ अलग तरीके से दिखाता है भारत के समाज को। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, यानी कि वंशावली चलती है यहाँ पे, यानी कि हम हैं, हमसे पहले जो भी लोग थे वो भी उसी स्तर के थे, उनसे पहले जो थे वो भी उसी स्तर के थे, तो ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। बेशक वो व्यक्ति अमीर बन जाए पर जो उसका स्तर रहेगा वो वहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से वो बात है जाति से, जाति बदलेगी नहीं उस व्यक्ति की, जाति सेम रहेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, उसकी जाति वाल्मीकि है तो वो वाल्मीकि रहेगा, या और कोई समाज का व्यक्ति है तो वो वही रहेगा। ठीक है, उसका जो सोचने समझने का तरीका है या जो लोगों का उसके प्रति जो रवैया है वो बदलेगा नहीं, वो सेम ही रहेगा। सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है, तो ये क्या है, विश्वास, यानी कि एक ही जाति के लोग जो है उनका विश्वास भी एक ही होता है ना। इसी मतलब जैसे भगवान है, हम किसी भगवान को पूछते हैं, मुस्लिमों में अल्लाह को पूछते हैं, तो उनका विश्वास अल्लाह के लिए ज़्यादा होना चाहिए, है ना, उनके लिए होता है, ना कि हमारे जो हिंदू जो देवी देवता होते हैं या भगवान होते हैं उनके प्रति होगा, वो अपने अपने अल्लाह के लिए ज़्यादा सोचेंगे। तो ये क्या है, विश्वास पे चलता है ये, ना कि किसी और चीज़ पे। उसके अलावा यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है आपको, 2 शब्द है यहाँ पे, पूर्वाग्रह है और दूसरा है रूढ़िवाद धारणा। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, यानी कि दूसरे जो भी ग्रुप होते हैं उनके बारे में पहले से ही कोई ना कोई हम विचार जो बना लेते हैं ना अपने दिमाग में कि ये वाल्मीकि है, इसका मतलब ये तो झाड़ू पोछा करते होंगे, ये तो नशा करते होंगे, ये तो फलाना करते होंगे, ये सब काम जो है यही करते होंगे गंदे काम। तो ये क्या है, पूर्वाग्रह है। हम लोगों ने अपनी सोच बना रखी है ऐसी कि भाई अगर ये पिछड़ी जाति का व्यक्ति है तो इसके जो काम है वो भी उस तरीके के होंगे, गलत काम करता होगा, नशा करता होगा, ये सब करता होगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, हर समाज में हर तरीके के लोग देखने को मिलते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज में कोई आपको दारू पीने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, मिलता है, वो भी छोटे मोटे काम कर सकता है काम छोटा बड़ा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, लोगों की सोच छोटी बड़ी हो सकती है, काम छोटा नहीं होता है। उसके बाद रूढ़िवाद धारणाओं पर, रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती है, पुरानी सोच कहते हैं ना कि भाई ये तो पुरानी सोच का व्यक्ति है, इसकी जो विचार है वो मतलब कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि भाई महिलाओं को घर में रहना चाहिए, है ना, घर के काम करने चाहिए, पढ़ाई करनी तो घर में करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये रूढ़िवादी सोच है इसकी, ये पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, इसकी सोच पुराने लोगों की जैसी है, ये चाहता है कि महिला आगे ना बढ़े। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, महिलाओं को तो बाहर निकलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप उसको कहते हो कि हाँ ये जो है एक नारीवादी व्यक्ति है, ये नारी के बारे में सोचता है। तो ये क्या है, दोनों सोच, यहाँ पे 2 विचार आपको दे रखे हैं। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई पूर्वाग्रह का मतलब बताइए, या रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती है, इसका अर्थ बताइए, आप बता सकते हो। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार यहाँ पे पहले आपको बहिष्कार बता रखा है कि सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, वह अलग या पृथक रखा जाता है। तो ये क्या कह रहा है, आसान सा एक स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई सामाजिक बहिष्कार उसे कहते हैं जिसमें किसी एक समाज को, ठीक है, या समाज के किसी व्यक्ति को, समूह को या व्यक्ति को, दोनों में से किसी एक चीज़ को हम क्या करते हैं, समाज के तौर तरीके जो है, जहाँ पे समाज के लोग जो काम करते हैं उनका जो रवैया है साथ में उठने बैठने का, है ना, एक ही दुकान से सभी लोग सामान खरीदते हैं, है ना, राशन का सामान खरीदते हैं, आटा चावल दाल। तो बहिष्कार से क्या होता है, वो काम नहीं कर सकता, वो व्यक्ति उस घड़े से पानी नहीं पी सकता जिससे पूरा मोहल्ला पानी पीता है। ठीक है, उसके लिए एक अलग घड़ा होगा या फिर ना हो शायद। ठीक है, उसके लिए पानी भरने के लिए एक अलग कुआं होगा या फिर ना हो शायद, उसको मतलब पैसा ही मरना पड़े जिंदगी भर। तो ये क्या है, सामाजिक बहिष्कार कह रहे हैं इसको। ठीक है जी।
आगे चलते हैं। देखो दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है, बात अलग अलग, अपवर्जन या बहिष्कार। यहाँ पे या लिखा हुआ है ना, यानी कि और ये दो दो शब्द एक ही बात बोल रहे हैं। सामाजिक बहिष्कार आ जाए या सामाजिक अपवर्जन आ जाए, बात एक ही है, ठीक है। आपको कोई अलग समझना नहीं है कि भाई ये दोनों अलग अलग शब्द है, एक ही शब्द का मतलब, या इस पर सिनोनिम्स डाल रखा है, वो सब आप अगर एग्जाम में आता है तो आपको अपवर्जन भी आता है तो आपको समझ लेना है कि बहिष्कार के बारे में बात हो रही है। यानी कि जब हम समाज को किसी व्यक्ति, समाज के अंदर से किसी व्यक्ति को दूर कर देते हैं, उसको समाज में, उसका जो समाज में हुक्का पानी होता है उसको बंद कर देते हैं। इस तरीके से हम जो है समाज के बारे में बात करते हैं। अगला आगे आता है जाति और जनजाति, दो व्यवस्थाएं जो विषमता को कायम रखती है, न्याय संगत सिद्ध करती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जाति और जनजाति के बारे में, ठीक है, कि कैसे जो है ये सब काम करते हैं। पहला बता रहा जाति के बारे में, एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। हमने, आपको शायद याद होगा, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, शायद 11th क्लास में या इसी बुक के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, कि जाति का शब्द का मतलब बता रखा था। वहाँ पे बोल रहे थे कि जाति यानी कि कास्ट, कास्ट मतलब कास्ट आया पुर्तगाल के शब्द से। पुर्तगाल में जो है कास्ट को कास्टा कहते हैं, जिसका मतलब होता है गंदी नस्लें, ठीक है। तो जो जाति शब्द है वो हम हम हर एक लोगों के लिए यूज़ करते हैं कि भाई ये ब्राह्मण जात का है, ये क्षेत्रीय जात का है, ये वैश्य है, ये शूद्र जात का है। तो जात मतलब गंदे, यहाँ उसके जात से पहले गंदा शब्द जुड़ गया है कि ये गंदे लोग हैं, सभी लोग गंदे हैं, ब्राह्मण भी गंदे हैं, फिर तो जाति लग गई ना वहाँ पे। तो ये वही मतलब बता रहा है कि जाति जो है एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, जिसमें कि हम देखते हैं कि भाई एक जाति को तो अच्छा, हमने सब कुछ दिया हुआ है, हर एक सुविधा दे रखी है, और एक जाति को कुछ भी नहीं दे रखा है। मतलब वो, उनको हम मानते हैं कि देश के मूल निवासी, पर उनको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे आपको, कि आपको लगता है कि SC ST जो है वो वर्ण व्यवस्था के अंदर आते हैं लास्ट में। ऐसा नहीं है, लास्ट में जो वर्ण व्यवस्था के अंदर आते हैं वो OBC आते हैं, ठीक है। OBC, अन्य पिछड़े वर्ग जिनको हम कहते हैं हिंदी में, वो सब आते हैं इसके अंदर। OBC क्या आता है, ठीक है, वो शूद्रों के अंदर आते हैं। उनको यानी कि ST SC को तो उसके अंदर भी महिला मतलब SC ST को तो वर्ण व्यवस्था के अंदर जगह ही नहीं मिली थी, ठीक है। उनको और उससे भी बाहर, मतलब कि बिल्कुल अछूत माना गया था। उनकी परछाई भी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेकार मानी गई थी। तो ये सोच थी उन लोगों की, उस समाज की, क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए। उसके बाद ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय और परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत करती है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे अभी। अस्पृश्यता, जिसको नॉर्मली हम लोग छुआछूत भी कहते हैं, इंग्लिश में अनटचेबिलिटी, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता ही रहा था। इसमें क्या होता था कि जो दंड, जहाँ पे मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है एक शब्द दंड, है ना, यानी कि जो पनिशमेंट्स थी वो अस्पृश्य जो लोग होते थे, छुआछूत वाले जो लोग होते थे, उनके लिए अलग होती थी, ठीक है। जबकि जो उच्च जाति के लोग हैं, जैसे कि ब्राह्मण है, एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण की जो पनिशमेंट है वो कम होगी, और क्षेत्र की थोड़ी सी ज़्यादा, वैश्य की उससे थोड़ी ज़्यादा, और जो शूद्र होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा, ठीक है। मानो दुर्दशा, एक तरीके से दंड जो होंगे एक ही अपराध के लिए सभी की जो दंड ले देने की जो क्षमता होगी वो अलग अलग होगी। यानी कि जैसे कि किसी ब्राह्मण व्यक्ति के मतलब कि समाज के व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है, उसकी जो दंड होगा वो, उसके लिए पनिशमेंट जो होगी वो अलग होगी। जबकि उसी सेम दंड, अगर वही सेम पनिशमेंट उसको दी जाएगी किसी नीची जाति के व्यक्ति को, निम्न जाति के व्यक्ति को, अछूत समझी जाने वाले व्यक्ति को, उसके लिए जो दंड होगा वो अलग होगा। तो ये क्या था, ये समाज था, भारत का समाज। उसके अलावा यहाँ पे आपको कर्मकांड मिलेगा, यानी कि पूजा पाठ, जो धर्म है, या फिर और बहुत सारे आपको, जैसे कि हम त्यौहार मनाते हैं, दिवाली है, ईद है, बहुत, यानी कि होली है, यहाँ पे पूजा पाठ भी होती है, ठीक है। तो पूजा, जो मंदिर होते थे वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं थी, आज भी आपको देखने को मिलती है, वो नहीं माना जाता उनको, मतलब मंदिर में जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। और जो सभी समाज के लोग जो चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, उनको वो परमिशन नहीं थी। इवन दो वो अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकते थे,
उनकी मतलब कि कंडीशंस तो है, आर्थिक रूप से वो सक्षम है कि वो कोई भी कपड़े पहन ले अपनी मर्ज़ी से जो वो चाहते हैं। लेकिन समाज ऐसा था कि उनको उनकी मर्ज़ी के कपड़े भी पहनने के लिए मतलब पाबंदी थी, पहनने नहीं दिया जाता उनको जो वो चाहते थे, मतलब जिस तरह के कपड़े पहनना वो चाहते थे। ज़बरदस्ती उनसे मतलब इस तरह के कपड़े पहनाए जाते थे जिससे कि वो लगे कि वो एक छुआछूत वाले व्यक्ति है, निम्न जाति के व्यक्ति है। तो जो है उनकी ड्रेसिंग भी जो है उसी के अकॉर्डिंग थी। यहाँ पे आपको कुछ बहिष्कार के कुछ भयंकर रूप देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे पेयजल का एक आता है, पानी पीने का जो कुआं होता है, कुआं पहले तो लोग वहीं से लिया करते थे, कुआं या फिर नहर हो गई, ठीक है, नदियाँ वगैरह से। तो जो पेयजल का जगह होती है जहाँ से पानी लेते हैं हम यूज़ करने के लिए, ब्राह्मणों के लिए या अन्य जातियों के लिए वो जो जगह थी वो अलग आरक्षित थी। और बात करें निम्न जाति की, ST SC OBC इन लोगों की, तो उनके लिए जो जगह थी वो अलग थी, वो अलग जगह से पानी जो है भरा करते थे। कोई और जगह मतलब कि जहाँ से गंदा पानी होगा वो उन लोगों के लिए रखी जाती थी, है ना। यानी कि हैंडपम्प वगैरह कुएँ जो है वो सब आरक्षित थे बड़ी जातियों के लिए। और यहाँ पे आपको और मिलेगा सामूहिक धार्मिक पूजा आराधना, ये भी आपको देखने को मिलता है कि ये भी जो है यहाँ पे भी बहिष्कार देखने को मिलता है। वो सभी काम जो नॉर्मल व्यक्ति करता है वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। सामाजिक समारोह यानी कि नॉर्मल जो त्यौहार वगैरह होते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, उनको परमिशन नहीं होती थी कि वो जो है और लोगों के साथ में और समाज के और जाति के लोगों के साथ में खड़े हो जाए और मतलब कि नॉर्मल लोगों की तरह वो भी ज़िंदगी जिए। नहीं हुआ था उनके साथ ऐसा, ठीक है। और ये भी एक और देखने को मिलेगा आपको कि भाई जो टोपी कपड़ी पगड़ी वगैरह जो पहन रखी है वो पहनने का अधिकार ही नहीं था, ठीक है। टोपी का पगड़ी ये सब, ठीक है, अच्छे कपड़े और टोपी पगड़ी कपड़े अच्छे कपड़े ये सब पहनने का उनको अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है। और ये बेगार शब्द भी है एक बार कि कुछ काम उनको ऐसे भी करना पड़ता था जिसके लिए उनको पैसे भी नहीं मिलते थे, ठीक है। यानी कि कोई काम ऐसा ज़बरदस्ती उनसे कराए जाते थे जिसके लिए उनको पैसे नहीं देते थे वो लोग। ठीक है। जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम, तो कुछ कदम भी उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। मतलब हमारी जो गवर्नेंस होती है इंडिया की उसके द्वारा स्वतंत्र प्राप्ति से पहले ही भारतीय राज्य यानी भारत सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम चलाती रही है ना। जिसमें से एक है ब्रिटिश भारत की सरकार ने 1935 में अनुसूचित जाति और जनजातियों की तैयारी की थी, जिनमें उन जातियों और जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर बढ़ते जा रहे भेदभाव के कारण विशेष बर्ताव का पात्र माना गया था, ठीक है। तो यानी कि मतलब बहुत सारे आरक्षण भी दिए गए हैं, आपको पता होगा, जिससे कि बहुत सारे लोग उनसे घृणा करते हैं कि भाई आरक्षण क्यों दे दिया गया है इन लोगों को। तो उसका भी अपना एक अलग रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है उसके पीछे, ठीक है। हम सोचते हैं कि भाई ये रीज़न हो सकता है, अपने मन से आप कोई भी कुछ भी सोच लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, पर जो रियलिटी है वो कुछ और है, ठीक है। उसके बाद आता है OBC, जिनको हम अन्य पिछड़े वर्ग कहते हैं। तो ये डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष थे लोगों के सामने कि भाई ये वर्ण व्यवस्था में सबसे नीची जो स्थान है, चौथा स्थान, वो OBC लोगों का था, है ना। अन्य पिछड़े वर्ग जिनको हम शूद्र कहते हैं, वैश्य के बाद शूद्र आते लास्ट में, उनको OBC कहते हैं आज। यानी कि जो लीगल वर्ड दिया गया है अन्य पिछड़े वर्ग वो OBC है। उसके बाद जातियों का एक बड़ा समूह ऐसा भी था जिन्हें नीचे समझा जाता था, उनके साथ तरह तरह के भेदभाव
बढ़ते जाते थे। तो मैंने आपको बताया भी था एक बात कि जो ओबीसी है उसको हमने शूद्र कहा है, जबकि एसटी एससी जो है वो वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं आते थे, ठीक है। उनको वर्ण व्यवस्था से भी बाहर रखा गया था। उसके बाद आदिवासी संघर्ष आता है। अनुसूचित जातियों की तरह ही अनुसूचित जनजाति, यानी कि हम एसटी कहते हैं इनको, ठीक है, एसटी। तो जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि इनको नॉर्मली हम एसटी कहते हैं, ठीक है। एसटी के उसमें आते हैं अंडर में, यानी कि एससी तो हो गए जिनको हम जानते हैं वाल्मीकि के अंदर आते हैं, और एसटी में मतलब देखो इसके अंदर बहुत सारे समुदाय होते हैं। ऐसे नहीं है कि ये एक ही एसटी एससी मतलब एक ही इसमें जो है समुदाय होगा, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। एसटी के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, पर एससी और एसटी का मतलब पता होना चाहिए हमें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। जनजाति मतलब जो पेड़ पौधों के साथ में रहते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं एसटी, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद जिन इलाकों में जनजातीय लोगों की आबादी घनी है वहाँ आमतौर पर उनकी आर्थिक सामाजिक हालत गैर जनजातीय लोगों की अपेक्षा कहीं बदतर है, सॉरी, बहुत ज़्यादा बेकार है, ठीक है। और गरीबी और शोषण की जिन परिस्थितियों में आदिवासी अपनी गुजर बसर करने के लिए मजबूर है, उनका ऐतिहासिक कारण ये रहा है कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने तेजी से जंगलों के संसाधनों को निकालना शुरू कर दिया, और सिलसिला स्वतंत्र भारत के बाद भी जारी रहा। कहने का मतलब ये है कि देखो, स्वतंत्रता से पहले अगर हम देखें, अंग्रेज़ों ने खून चूसा जनजातीय लोगों का, एसटी का। उसके बाद आए उसके बाद आई हमारी खुद की गवर्नमेंट भारत की। उसके बाद भी वो जो जंगलों के साथ जो हेरा फेरी थी ना, उसके अंदर बांध बनाना, पेड़ों को काटना, फलाना ढिमकाना, अंदर से खनिज निकालना, वो सब काम चालू रहा। इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको जो है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनको विस्थापित होना पड़ता है वहाँ से बार बार, यानी कि ट्रांसफ़र होना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, जो कि बहुत मुश्किल होता है ऐसा काम करना, क्योंकि देखो अपने घर को छोड़ के जाना नॉट ईजी वर्क, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। अपना मतलब जिससे आप लगाव हो जाता है अपने घर से, वैसे ही जनजाति लोगों के लिए जंगल है उनका घर है, ठीक है, वहाँ पे ही वो रहते हैं, अपनी ज़रूरत की जो सामान होता है वो वहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये सब काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, कहने के लिए आसान है। यहाँ पे आपको बताएगा कि दलित शब्द, जैसे कि हमने पढ़ा था दलित शब्द के बारे में, जिसका मतलब होता है मूल निवासी। उसी तरीके से आदिवासी शब्द जो है उसका मतलब भी मूल निवासी ही होता है, ठीक है। आदिवासी कह ले, जन या दलित कह ले, आप समझ लेना कि मूल निवासी की बात हो रही है ना। जो भारत के मूल निवासी है, एक्चुअल में जो मालिक है इस भारत के, वो ये लोग हैं, दलित और अ, जनजाति, ठीक है, आदिवासी। स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष भी हुए हैं बहुत सारे। आप बहुत सारे मतलब चीज़ों के बारे में इसके अंदर पढ़ चुके हो, और आपको ये इसमें से एक जो है इसके बारे में पढ़ना ज़रूर है। आप खुद पढ़ोगे तब बात बनेगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनके जैसे कि बंगाल में राम मोहन राय, ठीक है, सती प्रथा का अभियान चलाया था इन्होंने, राम मोहन राय, ठीक है। और बम्बई प्रेसिडेंसी में वहाँ के अग्रणी सुधारक रवाड़े ने पूर्व वगैरह के आंदोलन चलाए। ज्योतिबा फूले, ये आप देखने को मिलेंगे आपको। उसके अलावा सैयद अहमद खान, ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यानी कि जो महिलाओं की जो स्थिति है उसको सुधारने में बहुत सारे सहयोग किए हैं। कुछ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपको लगेगा कि ये तो पुरानी सोच के लोग हैं, जिसमें से कि हम बोलते हैं कि मतलब इन्होंने क्या किया कि ख़त्म तो किया, स्त्री जो था उसके बीच में भेदभाव जो थे वो उनको ख़त्म करने की कोशिश तो की, पर उनका जो सोच थी वो कुछ अलग थी। वो क्या चाहते थे कि महिलाएं सक्षम तो हो लेकिन घर के अंदर रह के हो। देखो उस समय में जो कंडीशंस थी ना लोगों की या महिलाओं की, वो ऐसी थी कि उनको मतलब कि झांकना ही मना था बाहर घर से। इवन हाथ में वो अगर वो किताब उठा ले, पेन उठा ले, तो मतलब लड़ाइयाँ झगड़े घर में। तो उस हिसाब से अगर हम देखें
सिचुएशंस को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, टफ थी, और एकदम से उस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो इसीलिए इन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया, सोचा कि भाई कुछ शुरुआत तो हो इवन, ठीक है, यानी कि एक चेंजिंग तो हो चीज़ों के अंदर कि भाई चलो कोई बात नहीं, आप बाहर मत भेजो पर पढ़ाओ, घर में पढ़ाओ बैठा के। तो ये क्या है, शुरुआत होगी, फिर बाद में महिलाएं अपने आप जो सक्षम होंगी तो सोचेगी उस चीज़ों के बारे में। और आज आप देखते हो कि क्या है, ठीक है। उसके बाद सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, आपने बहुत सारे नाम सुने हैं, राजा राम मोहन राय, रनाडे, तो ये सारे लोग हैं, इनके बारे में आप पढ़ोगे, आपको खुद पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैंने नाम बता दिए हैं कि ये लोग हैं इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है जो भी इसके अंदर आप पढ़ने वाले हो, जिनका आप आंसर राइटिंग में यूज़ करने वाले हो एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पर टॉपिक है, ये भी महिलाओं के बारे में ही है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की तरह उन्होंने भी महिलाओं की शिक्षा देने का समर्थन किया, लेकिन उनके विचार था कि उनके लिए अलग किस्म के पाठ्यचारक हो, इसके तहत धार्मिक उसूलों की शिक्षा दी जाए, घर गृहस्थी चलाने की कलाओं और शिल्पों और बच्चों के पालने पोषण का प्रशिक्षण दिया जाए। ये विचार आज बहुत ही रूढ़िवादी प्रतीत होता है। तो ये मैं आपको बता ही रहा था, इसी के बारे में बता रहा था मैं कि आर्य समाज के संस्थापक हैं जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। तो ये आपको ये जो व्यक्ति जिनका नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको एक रूढ़िवादी व्यक्ति लग सकते हैं, लेकिन उस समाज का अगर हम देखें, जो समाज भारत में पहले था आज़ादी से पहले, उस समय मतलब बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए मतलब एक बंदिश थी कि भाई मतलब नहीं जाने नहीं देना महिलाओं को किसी भी तरीके से बाहर, उनको अपनी मर्जी से कुछ करने नहीं देना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि इनका सोच क्या थी, ये चाहते थे कि महिलाओं को जो है घर के कामों में सक्षम बनाया जाए, है ना, गृहस्थी जो होती है, कलाएँ सिखाई जाए, शिल्प कलाएँ, है ना, पालन पोषण और शिक्षित किया जाए, है ना। ये भी एक टॉपिक था कि भाई शिक्षित किया जाए, कि महिलाओं को पढ़ाओ, बेशक घर में बैठा के पढ़ाओ, और उनके लिए जो विद्यालय है वो हम अलग बनाएंगे, यानी कि सिर्फ लड़कियों के लिए होगा वो, उसमें लड़कियां ही पढ़ेंगी। फिर देखो, एक ये होता था कि लड़कियां, हाँ चलो उसके अंदर लड़कियां ही पढ़ेंगी, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि लोगों की झिझक खोलने के लिए इस कामों को किया गया। तो ये भी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था उस दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि देखो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि उस समय की कंडीशन बहुत मुश्किल थी, कि महिलाओं की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए, ठीक है। बहुत सारी बातें यहाँ भी लिखी हुई हैं, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, एक ना एक सवाल आपको इस तरीके के बारे में ज़रूर पूछता है। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको याद रखना है, ठीक है। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष ये कौन होते हैं? अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष मतलब ये वो लोग होते हैं जो कि डिसेबल होते हैं, डिफरेंटली एबल जिनको हम कहते हैं, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, यहीं से पढ़ के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। डिफरेंटली एबल मतलब यानी कि जो कि अपने शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनके हाथ जो है, शायद उनके हाथ ना हो, पैर ना हो, या वो उनकी मतलब कोई भी शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ज़रूर है, उनको कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। उनका भी एक अलग ही संघर्ष है, उनके साथ भी भेदभाव आपको देखने को मिलता है बहुत सारी जगहों पर। तो ये उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना, इतना मतलब मुश्किल नहीं है वो, पढ़ना आपको सब कुछ है, मैं आपको यही नहीं कहूँगा कि नहीं पढ़ो, मत पढ़ो, सब कुछ पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बस एक बार पढ़ लेना, बाकी काम हो जाएगा आपका। तो इसी के साथ चैप्टर होता है ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हो कि मैं आंसर वीडियो लेके आऊँ कि आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।